कक्षा 10वीं गणित विषय त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 संपन्न होने के उपरांत यहाँ पे प्रश्न पत्र का विश्लेषण आपके लिए उपलब्ध है। इसको हम सरल करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि कुछ बदलाव किए गए हैं। समय 2 घंटे 30 मिनट का है और पूर्णांक यहाँ पे 80 दिया गया है। इस बार परीक्षा में 1 अंक के 32 प्रश्न पूछे गए हैं और 2 अंक वाले 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और 3 अंक वाले 4, इसी प्रकार से 4 अंक वाले 4 प्रश्न दिए गए। इस प्रकार से कुल अंक यहाँ पे 80 अंक का प्रश्न पत्र था और यहाँ पे प्रश्नों की संख्या भी आपको अधिक देखने को मिल रही है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना था। यहाँ पे 3 1 ऋण 1 ऋण 3 का सार्वंतर है। तो दूसरे पद में से पहला पद को घटा 1 में से 3 को घटाएंगे तो बराबर हमें ऋण 2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पहला ऑप्शन है आ। इसके बाद दूसरा प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे कि x की घात 2 ऋण 3 के शून्यक होंगे। तो यहाँ पे बच्चों x की घात 2 ऋण 3 बराबर 0 लिखेंगे और पक्षांतर करेंगे तो धन 3 होगा और इस प्रकार से यानी x का मान हम देखते हैं तो धन और ऋण 3 के रूप में, करणी 3 के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर आ। यहाँ पे आप देख रहे हैं आ ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है जहाँ पे DEF और त्रिभुज ABC 2 त्रिभुज दिए गए हैं जिसमें B और E इक्वल है एंगल और एंगल F और एंगल C आपस में बराबर हैं और AB बराबर 3D है। तो त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज हमें बताना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोण तो बराबर हैं किंतु यहाँ पे भुजाएं आप देख रहे हैं, यहाँ पे भुजाओं में यहाँ पे बराबर नहीं है और ये इसमें कहना चाहिए कि यहाँ पे समरूप तो हैं किंतु यह सर्वांगसम नहीं है। तो यहाँ जो आंसर आएगा यहाँ पे तीसरे का बा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न देख रहे हैं कि समीकरण x या 2 धन x ऋण 2 बराबर 0 है तो इसके मूल होंगे। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। इसका ऑप्शन सा सही है अथवा दा सही है अथवा बा सही है, तीनों में से किसी एक में आंसर आपको देना है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। पांचवा प्रश्न है यहाँ पे, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बराबर c1 बटे c2 तो हम समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का, यहाँ पे जो पांचवा प्रश्न है इसमें सा आंसर बिल्कुल सही है। इसमें अनंत तय अनेक हल होंगे। चलिए यहाँ पे छठवां प्रश्न करते हैं। 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक यहाँ पे ज्ञात करना है। तो 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक इसमें एक ही होगा। इसका अलग अलग संख्याएं हैं इसमें, तो कोई भी संख्या इसमें उभयनिष्ठ नहीं मिलती। इसमें एक आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था दूसरे प्रश्न में, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। सबसे पहले यहाँ पे x² धन 4x धन 8 में शून्यकों का योग है। तो जो x का गुणांक है और यहाँ पे चूंकि शून्यकों का योगफल हम जानते हैं कि अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a के बराबर होता है। मान रखेंगे हम यहाँ पे b और a का, तो ऋण 4 बटे 1 प्राप्त होगा। इसका आंसर ऋण 4 हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए LCM और HCF। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा, a गुणित b के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण में बहुपद और के अधिक से अधिक खालिस्तान शून्यक होते हैं। तो द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होती है, हमेशा ध्यान रखना है। जितनी घात होगी उतने शून्यक होंगे। इसके बाद समांतर श्रेणी, यहाँ पे 2 4 6 8 का 10वां पद होगा। तो यहाँ पे 10वां पद हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे चूंकि प्रथम पद a बराबर 2 है और d का मान सार्वंतर 4 में से 2 कम करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। और यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के सूत्र से यहाँ पे 10वां पद प्राप्त करते हैं। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे सूत्र रखते हैं और इसमें मान रखते हैं। तो मान रखिए यहाँ पे a का मान हम 2 रखते हैं, धन n का मान यहाँ पे 10 लिखेंगे, 10 ऋण 1 और d का मान चूंकि 2 प्राप्त हो रहा है इसे सरल कर दें, 10 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ पे 9 9 दूनी 18 होगा। 18 में 2 जोड़ देते तो यहाँ पे 20 प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से इसका जो आंसर है वह 20 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे शेषफल होगा। तो यहाँ पे शेषफल इसका आंसर सही है। और इसके बाद छठवां प्रश्न है, सभी वृत्त हम जानते हैं कि सर्वांगसम तो नहीं होते किंतु समरूप जरूर होते हैं। तो इसका आंसर ये सही होगा। यदि द्विघात समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 का अभिव्यक्ति का ऋणात्मक
ऋणात्मक है तो समीकरण के मूल होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे समीकरण के मूल, जब विभक्तिकर ऋणात्मक होता है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर है वास्तविक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सही जोड़ी आपको बनानी थी। तो सही जोड़ी के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले ax धन b, तो ये इसको मेल करना था, यहाँ चूंकि रैखिक बहुपद कहलाएगा। और इसके बाद दूसरा है, इसमें सार्वंतर ज्ञात करना है, तो 5 में से 3 को कम करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। इस तरीके से इसका F आंसर सही होगा दूसरे का। तीसरा प्रश्न है 2x धन 3y बराबर 5 के हलों की संख्या है। तो यहाँ पे हम हल करते हैं, तो जैसे ही हम हल करते हैं तो इसमें हलों की संख्या हमें प्राप्त होती है। इसका B आंसर बिल्कुल सही है। और इसके बाद चौथा प्रश्न है x घात 3, ये एक त्रिघात बहुपद होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ax घात 2 धन bx धन c बराबर 0 का विभक्तिकर। विभक्तिकर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि b का वर्ग ऋण 4 ac के बराबर होता है। और अंत में यहाँ पे श्रेणी दी गई है जिसका nवां पद का सूत्र यहाँ पे e, यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं जिसमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। यहाँ पे समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र हो गया। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देने का था, जिसमें पहला प्रश्न है समरूप आकृतियों का एक उदाहरण दीजिए। तो आप कोई भी उदाहरण दे सकते थे। यहाँ पे 2 वृत्त हो सकते हैं, या फिर 2 वर्ग हो सकते हैं, और या फिर 2 आप देख रहे हैं जैसा कि हम बता रहे हैं। और इसके अलावा भी अन्य सर्वांग सम आकृतियाँ हो सकती हैं, जैसे त्रिभुज बता दीजिए, तो ये समरूप आकृतियाँ हो सकती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे प्रश्न में, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y धन c2 बराबर 0 के कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसका आंसर होगा यहाँ पे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो ये कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, 2 आकृतियाँ जिनके आकार समान हों परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो, क्या कहलाती हैं? तो इसको हम समरूप आकृतियाँ कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे समरूप आकृतियाँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया है, इसके विभक्तिकर का मान लिखना था। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है, a का मान 1 है, b का मान 1 है और c का मान 1 है। इस प्रकार से चूंकि b का वर्ग ऋण 4 ac विभक्तिकर का सूत्र होता है, तो 1 की घात 2 लिखेंगे, ऋण 4 गुणित 1 गुणित 1, इसको सरल कर दीजिए तो 1 ऋण 4 बराबर ऋण 3 हमें प्राप्त होता है, इसका विभक्तिकर का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो इसका मानक रूप होता है ax² धन bx धन c बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होगा। और छठवां प्रश्न है, यहाँ समीकरण दिया गया है y बराबर 3x धन 5, तो इसमें हम y बराबर 2 रख देते हैं, तो 2 बराबर 3x धन 5 होगा। अब 5 का पक्षांतर करते हैं तो 2 ऋण 5 बराबर 3x होगा, और यहाँ पे ऋण 3 मिल जाता है तो ये 3x के बराबर है, तो 3 का पक्षांतर कर देते हैं तो x बराबर ऋण 3 बटे 3 होगा, और 3 से 3 कैंसिल करते हैं तो ऋण 1 हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा ऋण 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि समांतर श्रेणी दी गई है जिसमें पदों की संख्या हमें बताना है। तो पदों की संख्या यहाँ पे बताने के लिए हम n का मान ज्ञात करना होगा, जिसमें a बराबर यहाँ 4 ज्ञात है और d का मान यहाँ पे 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे चूंकि a n व पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे a n का मान हमें ज्ञात है 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 बराबर a का मान रखेंगे 4 धन n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको सरल करते हैं बच्चों, तो n का मान यहाँ पे 19 हमें प्राप्त हो जाता है। अब चलिए यहाँ पे सत्य एवं असत्य प्रश्न दिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न देख रहे हैं जिसमें सत्य एवं असत्य कथन लिखना था। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंड के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य होगा। तो इसको हम लिखेंगे सत्य, पहला कथन सत्य है। नेक्स्ट, घात 1 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, तो इसको रैखिक बहुपद कहा जाता है, ना कि द्विघात बहुपद। तो यह कथन बिल्कुल असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है।
तो चूंकि यहाँ पे सर्वांग आकृतियाँ तो समरूप हो सकती हैं, परंतु समरूप आकृतियाँ सर्वांग नहीं हो सकती, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो विलोम सत्य नहीं होता है। एक द्विघात समीकरण ax या 2 धन bx धन c बराबर 0 में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। भिन्न वास्तविक मूल होने की जो शर्त है वो b का वर्ग 4ac बराबर बड़ा होना चाहिए 0 से, लेकिन यहाँ लिखा है छोटा है 0 से, तो इसका मतलब ये जो कथन है वह बिल्कुल असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है, इस स्थिति में रैखिक समीकरण संगत होते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद ax² धन bx धन c के शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, तो ये बिल्कुल कथन सत्य होगा। यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक 6 देख रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि जांच करना है 3x धन 1 2x ऋण 3 बराबर 2x ऋण 5 2x ऋण 1 एक द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो हम इस तरीके से इसे सरल कर देते हैं, इसका आपस में गुणा करते हैं। गुणा करने पर हम पाते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है और अंत में यहाँ पे एक द्विघात बहुपद हमें मिल जाता है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, अथवा में आप यहाँ निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, तो हमें पूर्णांक भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि वे क्रमागत धन पूर्णांक x तथा x धन 1 हैं। इस स्थिति में दोनों का गुणनफल 306 होगा और x इंटू x धन 1 बराबर 306। इसको सरल करेंगे तो यहाँ पे हमें समीकरण प्राप्त होता है x² धन x ऋण 306। अब चूंकि 18 और 17 का गुणनफल 306 के बराबर है, तो इसे लिखेंगे हम 18x ऋण 17x ऋण 306 बराबर 0। इसको सरल कर लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो x धन 18 और x ऋण 18 इसका मान प्राप्त होगा। x धन 18 गुणित x ऋण 17 बराबर 0 हमें प्राप्त होता है। इसका मान यदि 0 के बराबर रखते हैं तो ये x का मान ऋण 18 मिलता है, जो कि असंभव है, और x ऋण 17 का मान हम 0 के बराबर रखते हैं तो x का मान हमें 17 मिल जाता है। तो इस प्रकार से देखते बच्चों यहाँ पे, तो वह पूर्णांक होगा x बराबर 17। और यदि हम दूसरी संख्या देखें तो यहाँ पे दूसरा पूर्णांक x धन 1 अर्थात 17 धन 1 बराबर 18 प्राप्त हो जाता है, तो वह पूर्णांक होंगे 17 एवं 18। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 7वां नंबर का, त्रिभुज की समरूपता को परिभाषित करना था। तो त्रिभुज की समरूपता को परिभाषित करने के लिए यहाँ पे हम परिभाषा देते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। तो ये इस प्रकार से समरूपता को परिभाषित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR समरूप दिए गए हैं, क्या कहना सत्य है कि कोण D बराबर कोण R और कोण F बराबर कोण R होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं और दोनों समरूप हैं। तो चूंकि समरूपता की परिभाषा जैसा कि हमने ऊपर बताया कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, तो चूंकि समरूप त्रिभुज है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, तो कोण D बराबर कोण P क्या होगा, कोण E बराबर कोण Q और कोण F बराबर कोण R। यहाँ पे चूंकि दिया गया है कि कोण D और कोण R आपस में बराबर हैं, तो कोण D और कोण R यहाँ पे आपस में बराबर नहीं हैं, और इस प्रकार से जो दूसरा बिल्कुल सही है, कोण F बराबर कोण R है किंतु कोण D बराबर नहीं है कोण R के, तो यह पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा और दूसरा सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि 250 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 250 को हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया और यहाँ पे हमने पाया कि 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका अथवा में जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर 621 और 81 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम ज्ञात करते हैं। 621 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे गुणनखंड निकाल लिया। अब आप देख रहे हैं कि इसके गुणनखंड 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 23 होगा, और इस प्रकार से 81 का गुणनफल निकालते हैं तो ये हमने निकाल लिया 3 गुणित 3 गुणित 3, और यहाँ पे 3 जोड़ियाँ हमको मिल रही हैं 3 की, तो इसका SCF होगा 3 गुणित 3 गुणित 3 अर्थात 27, और इसका LCM 3 गुणित 3 गुणित 3 और यहाँ पे 3 गुणित 23 भी लिखना होगा, और इस प्रकार से यहाँ पे 1863 इसका LCM प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 9वां नंबर का, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से ऋण 1/4 और 1/4 है। तो जैसा कि देख रहे हैं योगफल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस रूप में, और गुणनफल दिखाई दे रहा है, तो ये हम तुलना कर लेंगे ऋण B/A और C/A से। तो यहाँ पे ABC के मान हमें क्रमशः मिल जाते हैं, A बराबर 4, B बराबर ऋण 1 और C बराबर 1। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद ax² धन bx धन c, तो इसको हम ABC का मान रखने पर यहाँ पे पाते हैं कि 4x
की घात 2 ऋण x धन 1 के बराबर हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाता है। अथवा क्वेश्चन आप देख रहे हैं जिसमें x की घात 2 धन 7x धन 10 के गुणनखंड शून्य के रूप में ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करेंगे तो इसके गुणनखंड पहले निकालना होगा। तो यहाँ पे 2 पंचे 10 होता है और 2 5 7। इस प्रकार से यहाँ पे इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये हम लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर धन 2x और 5x धन 2 10 की जोड़ी बना देते हैं। यहाँ से x को उभयनिष्ठ करते हैं तो यहाँ पे x धन 2 मिलता है और x धन 2 को यहाँ से उभयनिष्ठ कर लेते हैं तो यहाँ पे x धन 5 गुणनखंड के रूप में मिल जाता है। x धन 2 बराबर यदि शून्य रखते हैं तो x का मान ऋण 2 और यदि x धन 5 बराबर शून्य रखते हैं तो x का मान ऋण 5। इस प्रकार से दो शून्य के यहाँ पे ऋण 2 और ऋण 5 प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद a बराबर 4 और सार्वंतर d बराबर ऋण 3 है। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यहाँ पे a बराबर 4 होगा, दूसरा पद है a धन d अर्थात 4 में से 3 कम कर देंगे और 1 प्राप्त हो जाएगा। तीसरा पद है a धन 2d, तो यहाँ पे a और d का मान रखते हैं, सरल करते हैं तो 2 ऋण 2 प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से चौथा पद a धन 3d, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ ऋण 5। तो इस प्रकार से प्रथम 4 पद आप लिख लेते हैं, 4 1 ऋण 2 ऋण 5। अब चलिए अगला प्रश्न अथवा में देखते हैं कि यहाँ पे 21 18 15 समांतर श्रेणी है, इसका कौन सा पद ऋण 81 है। तो इसको सरल करते हैं बच्चों। तो इसमें हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका पहला पद जो है 21 है और यहाँ पे सार्वंतर निकालें तो यहाँ पे ऋण 3 प्राप्त हो जाता है और इसका nवां पद यहाँ पे ऋण 81 हमें ज्ञात है। सूत्र nवें पद का यहाँ पे हम रखते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इस सरल कर देते हैं। सरल करने पर हम पाते हैं, पक्षांतर करके सरल करते हैं तो यहाँ पे n का मान हमें 35 के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो यह होगा 35वां पद। चलिए अब इसके बाद 11वें नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल 0 और कर्ण 3 है। मान लीजिए कि वह द्विघात बहुपद यहाँ पे ax स्क्वायर धन bx धन c के बराबर है और यहाँ पे शून्यक अल्फा एवं बीटा है और चूंकि शून्यकों का योग हमें ज्ञात है शून्य के रूप में, तो इसे ऋण b बटे a लिखेंगे और यहाँ पे शून्य को गुणन कर्ण 3 बटे 1 तो c बटे a लिखेंगे। यहाँ पे तुलना करेंगे तो abc के मान हमें मिल जाते हैं और यहाँ पे जो द्विघात बहुपद है इसमें हम मान रख देते हैं तो यहाँ पे हमें जो बहुपद है वह प्राप्त हो जाता है x स्क्वायर धन कर्ण 3। इस प्रकार से यहाँ पे द्विघात बहुपद हमें ज्ञात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके अथवा में दिया गया है कि बहुपद 4u की घात 2 धन 8u के शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे इसको सरल कर लेते हैं। यहाँ पे 4u को हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो u धन 2 बचेगा और शून्य लिखेंगे 4u बराबर 0 तो u का मान 1 शून्य मिल गया और दूसरा u धन 2 बराबर 0 तो u का मान ऋण 2 मिल गया। अतः यहाँ पे शून्य एवं ऋण 2 होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होगा तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q धन 1 के रूप का होगा। यहाँ पे q एक पूर्णांक है तो यहाँ पे मान लेते हैं कि a कोई धन समपूर्णांक है और b बराबर 2 है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पे हम देखते हैं कि a बराबर b की धन r है और r का मान 0 और 1 है। तो चूंकि 0 और 2 के बीच में है तो यहाँ पे a का मान 2q और 2q धन 1 मिल जाता है। a बराबर 2q है तो ये एक सम पूर्णांक हमें प्राप्त होता है और यहाँ पे साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे 2q धन 1 के रूप का होता है। तो चलिए नेक्स्ट इसमें अथवा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे जांच करना है कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देख रहे हैं कि संख्या n के लिए यहाँ पे 0 पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। तो 6 की घात n के रूप में हम लिख देते हैं और इसकी अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। तो इसको गुणनखंड के रूप में लिखें तो 2 गुणित 3 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्याएं मिल रही 2 और 3। इसके अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या गुणनखंड में आती ही नहीं है तो हम कहेंगे कि यह 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं 13वें नंबर का जिसमें लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक 2 और 3 है। द्विघात बहुपद लिखते हैं यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि ax स्क्वायर धन bx धन c है और यहाँ पे द्विघात के शून्यक 2 और 3 हमें ज्ञात हैं। तो यहाँ पे हम अल्फा बीटा के मान लिख लेते हैं और चूंकि यहाँ पे x बराबर 2 और x बराबर 3 है, अब यहाँ पे गुणा कर देते हैं इनका और यहाँ पे x स्क्वायर ऋण 5x धन 6 मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये पहली विधि होगी। दूसरा विधि यदि देखते हैं तो यहाँ पे एक सूत्र बनता है x स्क्वायर ऋण अल्फा धन बीटा इंटू एक्स धन अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे अल्फा धन बीटा का मान रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे सरल करने पर
हम पाते हैं कि एक्स स्क्वायर ऋण 5x धन 6 ही हमें द्विघात बहुपद मिलता है। अथवा हमें प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पे टी की घात 2 ऋण 15 का शून्य ज्ञात करना है, तो करनी 15 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं और एक कोष्टक में टी धन 15 और टी ऋण 15, ये सूत्र हमारा आप देख रहे हैं ए की घात 2 ऋण बी की घात 2 बराबर ए धन बी ए ऋण भी होता है। और इससे सरल कर लेते हैं और शून्य के यहाँ पे मिल जाते हैं हमें करनी 15 और ऋण करनी 15। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हल हो जाता है। 14वां प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्या है। देख रहे हैं कि सरल करने पर यहाँ पे 13 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो यहाँ पे 13 उभयनिष्ठ करने पर यहाँ पे 77 धन 1 78 मिल जाता है और गुणा कर लेते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से ये भाज्य संख्या है। इसके बाद पुनः देखते हैं कि यहाँ से 5 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं और 5 को उभयनिष्ठ लेने पर इस प्रकार से हमें 505 गुणित प्राप्त होता है, तो यह भी भाज्य संख्या है। अब इसके बाद प्रश्न का अथवा में ज्ञात है हमें कि 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन विधि एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम 225 के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे एचसीएफ। तो 225 लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 135 भाग देंगे, एक बार जाएगा। इस प्रकार से 90 प्राप्त होगा, घटाने पर 90 से 135 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 45 प्राप्त होगा और 45 का 2 बार पूरा भाग चला जाता है। यहाँ पे शून्य हमें शेषफल मिल जाता है। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a बराबर बी क्यू धन आर के रूप में यदि लिखते हैं तो यहाँ पर a बराबर बी क्यू धन आर के रूप में यदि लिखते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 225 बराबर 135 गुणित 1 धन 90, फिर इसे लिखेंगे 135 बराबर 90 गुणित 1 धन 45 और फिर इसको लिखेंगे हम 90 बराबर 45 गुणित 2 धन 0। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे अंत में हमें यहाँ पे 45 प्राप्त होता है, तो इसका एचसीएफ होगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं 306 657 बराबर 9 दिया गया है, एलसीएम ज्ञात करना है हमें। तो इसके लिए सूत्र का उपयोग करते हैं। तो जैसा कि हम सूत्र में देख रहे हैं यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनखंड है वो दोनों संख्याओं के गुणन के बराबर होता है। तो यहाँ पे 9 रखेंगे एचसीएफ का मान और फिर एलसीएम का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे। 306 गुणित 657 लिखेंगे, 9 का पक्षांतर बटे में कर देंगे और इसको सरल करेंगे तो 22,338 हमें प्राप्त हो जाता है। तो आंसर आएगा 22,338। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इसके अथवा में 8 9 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम 8 9 25 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 गुणित 2 गुणित 2 और 9 का गुणनखंड 3 गुणित 3 और 25 का 5 गुणित 5। तो कोई भी संख्या इसमें उभयनिष्ठ नहीं है, तो उभयनिष्ठ संख्या एक ही हो सकती है, अतः इसका एचसीएफ होगा 1। अगला प्रश्न है 16वें नंबर का, जिसको हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ज्ञात करना है रैखिक समीकरण युग्म x ऋण 3y ऋण 3 बराबर 0 और 3x ऋण 9y ऋण 2 बराबर 0 है। तो एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, अनेक हल है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम चूंकि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे पहले समीकरण की, और दूसरे की a2x प्लस b2y धन c2 बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो हम पाते हैं कि यहाँ पे a1 का मान 1, b1 का मान ऋण 3, c1 का मान ऋण 3, a2 का मान 3, b2 का मान ऋण 9 और c2 का मान ऋण 9 है। अब यहाँ पे इनके अनुपात का हम तुलना कर देते हैं। तो अनुपात में तुलना करने पर हम पाते हैं कि a1 बटे a2 बराबर तो प्राप्त होता है b1 बटे b2 के, किंतु c1 बटे c2 के बराबर प्राप्त नहीं होता है। तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर देंगे। अब चलिए इसका अथवा में प्रश्न है कि यहाँ पर k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx धन 3y ऋण k ऋण 3 बराबर 0 है और 12x धन ky ऋण k बराबर 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल है। चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने लिख लिया और यहाँ पे हमने a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 से तुलना किया और यहाँ पे तुलनात्मक रूप से हमने प्राप्त कर लिया। तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो यहाँ पे तीनों बराबर होते हैं और इस प्रकार से यदि हम इन दोनों की तुलना पहले करते हैं तो यहाँ हमें प्राप्त है कि a का मान धन ऋण 6 के बराबर, और फिर इसके बाद यदि हम तुलना इन दोनों की करते हैं तो हमें यहाँ से भी 2 मान प्राप्त होते हैं, एक 0 तथा 6। तो इस प्रकार से यहाँ पे k का मान हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वें नंबर का, जिसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि गुणनखंड विधि से समीकरण x की घात 2 ऋण 3x ऋण 10 के मूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं बच्चों। यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे ऋण 5x धन 2x ऋण 10।
तो इसे सरल कर लेते हैं। यहाँ पे x उभयनिष्ठ लेते हैं, x ऋण 5 बचेगा, 2 उभयनिष्ठ लेते हैं, यहाँ पे x ऋण 5 बचेगा। x ऋण 5 को सार्वभौमिक करने पर यहाँ पे x धन 2 प्राप्त हो जाता है, तो x ऋण 5 बराबर 0 है, तो x का मान 5 है, और x धन 2 बराबर 0 है, तो x का मान ऋण 2 के बराबर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये दो मूल प्राप्त हो गए। इसके अथवा में सवाल कि समीकरण 2x या 2 ऋण धन 6x ऋण 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम फिर से गुणनखंड निकालते हैं, और गुणनखंड निकालने पर पाते हैं कि यहाँ पर गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाता है x धन 2 बराबर 0 और 2x ऋण 3 बराबर 0। इसके मूल ज्ञात हो जाते हैं, एक तो होता है ऋण 2 और दूसरा होता है 3/2। तो इस प्रकार से इसके मूल हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वें नंबर का देख रहे हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो चलिए इसको हम सरल करते हैं। मान लीजिए पहली संख्या x था, दूसरी संख्या 27 ऋण x होगी, और यहाँ पे दोनों का गुणन 182 के बराबर दिया गया है। तो इसको हम लिख देते हैं इस प्रकार से, पक्षांतर करके सरल करते हैं और यहाँ पे गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड निकालने पर x बराबर 13 और x बराबर हमें 14 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से वे संख्याएं 13 एवं 14 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अथवा में हम देख रहे हैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जिसका आधार 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई से, और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। तो ये मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है और यहाँ पे ऊंचाई x ऋण 7 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर के आते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है किसी समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ पे मान रखने पर हमें इस तरीके से यहाँ पे एक वर्ग समीकरण मिल जाता है, और इसके यदि गुणनखंड निकालते हैं तो x ऋण 12 और x धन 5 मिल जाते हैं। x ऋण 12 का मान हम 0 के बराबर रखते हैं तो x का मान 12 मिल जाता है। ऊंचाई हमें यहाँ पे ये आधार हो गया, और यहाँ पे 12 में से 7 को कम कर दे तो ऊंचाई मिल जाती है, तो 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 19वें नंबर का क्वेश्चन। फूलों की एक क्यारी, पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, और तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। इसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियाँ होंगी? तो यहाँ पे पहली पंक्ति के हिसाब से हम जमाना स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे 23, 21, 19, फिर अंतिम में 5। तो ये एक समांतर श्रेणी बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे a का मान 23 है और d का मान ऋण 2 हमेशा प्राप्त हो रहा है, और अंतिम पद इसका 5 है। तो सूत्र रखेंगे nवें पद का सूत्र, जैसा कि हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ पे मान रख के इसको सरल करते हैं तो n का मान हमें यहाँ पे 10 मिल जाता है। तो प्रश्न यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10, 7, 4 ऋण 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो इसको हल करते हैं। यहाँ पे पहला पद आप देख रहे हैं कि 10 है, और d का मान ऋण 3 और l का मान ऋण 62 है। तो यहाँ पे सूत्र अंतिम पद का यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर है। मान रखेंगे, सरल करेंगे। यहाँ पे सरल करने पर हम पाते हैं n का मान 24 धन 1 बराबर 25। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दी गई समांतर श्रेणी में 25 पद हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद की ओर से, तो पीछे से हम 11वां पद ज्ञात करें तो 15वां पद होगा वो। तो यहाँ पे 15वां पद हम ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 10 धन 15 ऋण 1 गुणित ऋण 3 सरल करेंगे तो ऋण 32 हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये 11वां पद होगा। 20वां प्रश्न आप देख रहे हैं, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है? क्यों है कि a2 माइनस a1 बराबर 6 है, a3 माइनस a2 बराबर 6 है, अर्थात हमें d जो सार्वंतर है वो 6 के बराबर ही प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे 1, 2, 3 के लिए हम यदि a के मान +1 माइनस a के समान है तो दी गई सूची समांतर श्रेणी होगी। और यहाँ पे a का मान 5 और d का मान 6 लेकर चलेंगे, और nवां पद यहाँ पे 301 है। तो nवें पद के सूत्र से यहाँ पे जब सूत्र में मान रखते हैं तो 301 बराबर 5 धन n ऋण 1 6 गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से सरल करने पर हमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 151/3 प्राप्त हो जाता है, जो कि पूर्णांक नहीं है। तो ये एक समांतर श्रेणी बिल्कुल नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर अथवा में AP3 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 55वें पद से 132 अधिक है? तो यहाँ पे बच्चों ये इस प्रकार से, पहला पद जो है 3 है और यहाँ पे सार्वंतर 12 है। 54वां पद का सूत्र यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे इसको हल करते हैं तो 639 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे 54वें पद से 132 अधिक है कह रहा, तो ये हम शर्त रख देते हैं nवां पद के लिए। तो यहाँ पे 771 हमें प्राप्त हो जाता है। जब हमें 771 प्राप्त हो जाता है तो इस सूत्र की सहायता से हम देखते हैं कि यहाँ पे nवां पद का सूत्र रखने पर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 771, और इस तरीके से यहाँ से n का मान यदि हम ज्ञात करें तो 65 मिल जाता है। तो यहाँ पे 65वां पद 54 पद से 132 अधिक होगा। चलिए 21वां प्रश्न देख रहे हैं। किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। यदि AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 1 सेंटीमीटर और EC बराबर 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम ये इनके संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं। संगत भुजाओं का जैसे ही अनुपात निकालते हैं तो यहाँ पे AD बटे DB बराबर AE बटे EC मिल जाता है, जिससे हमें यहाँ पे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम के आधार पे हम कह सकते हैं कि DE और BC एक दूसरे के समानांतर होंगे। अब इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 22वां देख रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो 7x ऋण 15y बराबर 2 और x धन 2y बराबर 3 दोनों समीकरण, यहाँ पे समीकरण 2 से हम यदि x का मान निकाल लेते हैं तो 3 ऋण 2y होगा, और ये इसका मान 1 में रख देते हैं। यहाँ पे हमने रखा और इसको सरल किया तो यहाँ पे y का मान 19 प्राप्त हो गया, 19 बटे 29 प्राप्त हो गया। और इसको यदि हम सरल करते हैं तो यहाँ पे x का मान हमें 3 ऋण 2y में रखने पर y का मान 19 बटे 29 रखेंगे तो यहाँ पे x का मान 49 बटे 29 मिल जाता है। तो इस प्रकार से x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे। ये प्रतिस्थापन विधि थी। इसका अथवा में प्रश्न हमें ज्ञात है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यदि वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लिए कि वह भिन्न x बटे y के बराबर है। अब अंश में 1 घटा रहे हैं तो 1/3 मिल रहा है। सरल करेंगे तो यहाँ पे समीकरण मिल गया हमें 3x ऋण 3 बराबर y, और यहाँ पे दूसरी यहाँ पे यदि हर में 8 जोड़ रहे हैं तो 1/4 हो जाता है। तो ये समीकरण मिल गया हमें 4x ऋण y बराबर 8। हम समीकरण 1 से y का मान रखेंगे और यहाँ पे मान रखने पर हम पाते हैं कि यहाँ से x का मान हमें 5 के बराबर मिल जाता है, और फिर इसका मान हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं। 1 में रखेंगे तो यहाँ पे हमें y का मान 12 मिल जाता है। इस प्रकार से वह भिन्न होगा 5/12 के बराबर। 23वां प्रश्न आप देख रहे हैं, विलोपन विधि से निम्न समीकरण युग्म को हल करना है। तो यहाँ पे समीकरण युग्म दिए गए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं x धन y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर 4 हैं। तो यहाँ पे हमने समीकरण युग्म लिख लिए, और समीकरण युग्म में पहले समीकरण में यदि हम 3 का गुणा कर देते तो ये 3y बन जाता है, और यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे x का मान हम प्राप्त कर लेंगे 19/5 के बराबर। अब चलिए इसके बाद यहाँ पे इस x का मान हम x धन y बराबर 5 में रखते हैं। तो जैसे ही हमने मान रखा तो यहाँ से y का मान 6/5 हल करने पर प्राप्त हो गया। इस प्रकार से x का मान 19/5 और y का मान 6/5 हमें मिल जाता है। अंत में यहाँ पे अंतिम प्रश्न का अथवा में दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। मान ली कि पहला कोण x अंश और दूसरा y अंश है। तो प्रश्न के अनुसार संपूरक कोण, चूंकि x धन y बराबर 180 अंश होता है संपूरक कोण का मान, और यहाँ पे पुनः प्रश्न के अनुसार पहला कोण दूसरे कोण से 18 अधिक है तो y धन 18 होगा, और पक्षांतर कर लेंगे तो x ऋण y बराबर 18 मिल जाएगा। दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से सरल कर लें, और इसको सरल करने पर हम पाते हैं, या प्रतिस्थापन विधि से, जैसा भी आप उचित समझें, और यहाँ पे हमें x और y के मान मिल जाते हैं जो कि 99 और क्रमशः 81 अंश हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न पत्र को सरल करना था। बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं जो कि वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।